नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल भाग 2 सीरीज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले यूपी स्पेशल का एक वीडियो हमने बनाया है, ये दूसरा पार्ट है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में अगर खनिज संसाधन की बात करते हैं तो आपसे अगर बात करता है कि उत्तर प्रदेश का खनिज की दृष्टि से रोल कैसा है, तो खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का निम्न रोल है, यानी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा खनिज पाए नहीं जाते। फिर भी उत्तर प्रदेश में खनिज नीति जो बनी थी 1998 में बनी थी। उत्तर प्रदेश में खनिज नीति कब बनी थी? 1998 में। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में। ध्यान दो, खनिज नीति बनी तो 98 में, लेकिन राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में। प्रमुख खनिजों की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो चूना पत्थर आप देखते होंगे। चूना पत्थर आपको कहाँ मिलेगा? गुरुम कनाज जो क्षेत्र है मिर्जापुर में। चूना पत्थर चूना कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर में, गुरुम कनाज पहाड़ी क्षेत्र में। कोयला सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पड़ेगा? ये सोनभद्र में। लौह अयस्क आपका ललितपुर में है। सोना जो है आपका बात करते हैं शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र में। हीरे की अगर हम बात करते हैं तो हीरा आपको कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर और बांदा क्षेत्र में। तांबा आपका ललितपुर में। संगमरमर मिर्जापुर में। बॉक्साइट बनारस क्षेत्र में। यूरेनियम ललितपुर। डोलोमाइट मिर्जापुर। आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं? या तो वो मिर्जापुर है, या तो सोनभद्र है, या तो फिर ललितपुर है। ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि यहीं के विकल्प मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वानिकी परियोजना की। 1998 में शुरू हुई। वन महोत्सव परियोजना, वन महोत्सव परियोजना, इस पे ध्यान देना, पर्यावरण दृष्टिकोण से है। 1952 में शुरू की गई और एक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, वो प्रथम जुलाई के सप्ताह में। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्निवेशन केंद्र जो है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। बात करते हैं भारतीय शोध संस्थान की, तो कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय शोध संस्थान कहाँ पर है भैया? लखनऊ में है। आगे आइए, हम लोग ऊर्जा परिदृश्य की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऊर्जा परिदृश्य की। परिवहन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन सर्वाधिक लोकप्रिय परिवहन है, क्योंकि सड़क की व्यवस्था है, तो इस वजह से ज़्यादा लोग सड़क से आना जाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन की व्यवस्था 1947 में की गई। अच्छा, उसके अलावा देखिए 47 में तो राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन आप देखोगे परिवहन निगम कब बन रहा है? सड़क परिवहन निगम जो बन रहा है वो 1972 में बन रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाएं शुरू कब की जा रही है? 93 में। तो देखोगे एक्सप्रेस बस सेवाएं 1993 में शुरू हो रही हैं, है ना। सड़क परिवहन निगम कब बन रहा है? 1972 में बन रहा है। और लेकिन राष्ट्रीय की सड़क परिवहन की व्यवस्था कब की जा रही है? 1947 में की जा रही है। ठीक, अब आइए उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा कब शुरू की गई? महानगरों के लिए बस सेवाएं 1992 में। सड़क परिवहन को 21 भागों में बांटा गया है। अब इसी में एक है आपका एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस वे में सबसे पहले गंगा एक्सप्रेस वे। कौन सा वाला? गंगा एक्सप्रेस वे। भाई गंगा एक्सप्रेस वे बहुत बड़ी चीज है। कितनी लंबाई है गंगा एक्सप्रेस वे की? एग्जैक्ट देखोगे तो 593। समथिंग की बात करोगे तो 600 किलोमीटर की लगभग कितनी लंबाई है? 600 किलोमीटर। और ये गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होगा, मेरठ से होते हुए हापुड़ पहुंचेगा, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं के रास्ते से शाहजहांपुर, फिर वहीं से हरदोई निकलेगा, हरदोई से उन्नाव, रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ के रास्ते से कहाँ पहुंचेगा? प्रयागराज। शुरू कहाँ होगा? मेरठ। कहाँ शुरू हो रहा है? मेरठ। और मेरठ से आएगा कहाँ? प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेस वे लंबाई इसकी कितनी है? लगभग 600 किलोमीटर। और ये मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है। बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे की।
इसको हम ताज एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। यमुना एक्सप्रेस, यमुना का ताज, यमुना एक्सप्रेस वे को हम ताज एक्सप्रेस वे कहते हैं। और यमुना की लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। यमुना 165, तो 516 यमुना 165 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेस वे याद कर लेना, गंगा एक्सप्रेस वे 600, यमुना एक्सप्रेस वे 165। ये ग्रेटर नोएडा से आपका आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से शुरू होगा और आगरा तक जाएगा। फिर एक आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चलता है, ये लगभग 300 किलोमीटर है, जिसको आप 296 बोलते हो, 296 बुंदेलखंड 296। ये चित्रकूट से शुरू होगा, चित्रकूट के माध्यम से इटावा से जोड़ेगा, चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगा, यानी इटावा से होता हुआ चित्रकूट तक जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर है, आगरा से किसको जोड़ेगा? लखनऊ को जोड़ेगा। तो देखो, आगरा एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ को 302, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट को इटावा से 296 किलोमीटर। आइए पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। पूर्वांचल लगभग 340 किलोमीटर लंबा है। लखनऊ को किससे जोड़ रहा है? गाजीपुर, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ रहा है। आगे आइए, ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेस वे, ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेस वे 216 किलोमीटर लंबाई वाला ये ग्रेटर नोएडा को देहरादून से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे NH-19 का रूट सबसे लंबा है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कौन सा हाईवे का विस्तार है? तो NH-19, ये लगभग 600 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत उत्तरी दक्षिणी गलियारे को पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ जोड़ा जाएगा, जो एक दूसरे को कहाँ से काटेंगे? झांसी में काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं? झांसी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपकी जो शुरू होती है दिल्ली, दिल्ली से मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कलकत्ता। ये दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता। स्वर्णिम चतुर्भुज जो यहाँ से गया और यहाँ से गया, तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ काट रहे हैं? झांसी में काट रहे हैं। आगे आइए, लखनऊ योजना का संबंध सड़कों के विकास से है। लखनऊ योजना का संबंध, ये वन लाइनर प्रश्न है, लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़कों के विकास से है। लखनऊ योजना का संबंध सड़कों के विकास से है। सारथी सॉफ्टवेयर, ये ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। सारथी स्मार्ट कार्ड के जरिए DL चेक होता है। आइए रेल परिवहन की हम बात करते हैं। रेल परिवहन, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है? मार्च 1859 ईस्वी में। इलाहाबाद से कहाँ चली भैया? कानपुर, इलाहाबाद से कानपुर। प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री एक रायबरेली के लालगंज में स्थित है। यहाँ यात्री रेल डिब्बे का भी निर्माण किया जाता है। आइए, 1961 ईस्वी में बनारस में डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल रेल इंजन के कारखाने की स्थापना हुई। तो डीजल रेल इंजन कारखाना बनारस में है, डीजल बनारस में, और रेल कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में। आगे आइए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करेगा, या उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में कहाँ स्थित है? लोकोमोटिव वाला मड़ुआडी स्टेशन में। यहाँ पर 2017 में डीजल और विद्युत इंजन दोनों बनाए जाते थे। भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है, जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, वो कहाँ से शुरू की गई? आगरा से दिल्ली चल रही है। गतिमान एक्सप्रेस आगरा से दिल्ली चल रही है। तेजस एक्सप्रेस की हम बात कर लें, तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली चल रही है। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन निगम की स्थापना 2003 में हुई। लखनऊ मेट्रो रेल निगम 2013 में। मेट्रो रेल शिलान्यास बल्कि 2014 में हुआ है ना। उसके बाद उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक ये है। ये कहाँ से कहाँ तक है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक है। और इधर वाला दक्षिणी कॉरिडोर जो है, दक्षिणी कॉरिडोर उत्तरी कॉरिडोर से जोड़ेगा। पूर्वी कॉरिडोर की बात करेगा तो चारबाग से बसंत कुंज तक है। ये मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर लेते हैं।
गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र यानी प्रयागराज से शुरू होकर के हल्दिया पश्चिम बंगाल तक 1620 किलोमीटर जो लंबा नदी क्षेत्र है, इसी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की संख्या दी गई है। ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। नवंबर 2018 में प्रयाग से नई दिल्ली तक यमुना जलमार्ग घोषित किया गया। यमुना जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक घोषित किया गया है? प्रयागराज से लेकर के नई दिल्ली तक के क्षेत्र को यमुना जलमार्ग घोषित किया गया। आगे हम बात करते हैं वायु परिवहन के। उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन हवाई अड्डों की बात करें, हवाई अड्डों में आओ देखो, कल्याणपुर कानपुर, कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। कल्याण हुआ नागरिकों का कानपुर में। सैफई वाला इटावा में है। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में है। भीमराव अंबेडकर मेरठ में पड़ेगा। अकबरपुर अंबेडकर नगर में पड़ेगा, है ना। धानीपुर अलीगढ़ में। म्योरपुर सोनभद्र में है। पलिया जो है लखीमपुर खीरी में है। अमाहट सुल्तानपुर में है। कसाया कुशीनगर में है। वायुसेना की हम बात करते हैं, चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पर है? चकेरी कानपुर में है। चकेरी कहाँ है भैया? चकेरी कानपुर में। बमरौली प्रयागराज में। खेरिया आगरा। सरसावा सहारनपुर। हिंडन गाजियाबाद। बक्सीताल लखनऊ। बक्सीताल कहाँ पड़ेगा? लखनऊ। महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर। अंतर्राष्ट्रीय, अब इसको ध्यान दे लेना, ये अंतर्राष्ट्रीय वाले। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है भैया? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर बनारस में। बनारस के लाल कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। बनारस के लाल बहादुर हैं। चौधरी कहाँ के लोग हैं? लखनऊ के, चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा जेवर गौतम बुद्ध के पास थी, गौतम बुद्ध नगर। कुशीनगर में कुशीनगर। आगे आइए, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। नागरिक उड़ करके कहाँ कहाँ घूमते हैं? प्रयागराज तक। राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज में पड़ जाएगा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है आपका आगरा में पड़ेगा। पैराशूट आगरा में। भारत में पहली बार हाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 ईस्वी को इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू हुई। इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा पहली बार शुरू हुई। भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा 1954 ईस्वी में आगरा से कोलकाता के मध्य शुरू की गई। कहाँ से कहाँ तक? आगरा से कोलकाता तक शुरू की गई। जेवर हवाई अड्डे में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की जा रही है। किस हवाई अड्डे में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? जेवर हवाई अड्डे को। आगे हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मृदा की बात कर लेते हैं। गंगा यमुना के मैदान मूलतः जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करते हैं तो जलोढ़ मृदा को हम क्या क्या नाम देते हैं? ध्यान दो। जलोढ़ मृदा को हम कछारी मृदा कहते हैं, इसको काप मृदा कहते हैं, इसको भात मृदा कहते हैं। इसके उपनाम क्या है? खादर और बांगर में आओगे तो खादर को हम नवीन जलोढ़, कछारी मृदा, दोमट मृदा, मटियार मृदा, सिल्क बलुआ क्षेत्र और पुरानी जलोढ़ को हम लोग बलुई मृदा भी कहते हैं। आगे आइए, लवणीय ऊसर मृदा में सोडियम और पोटेशियम एवं कैल्शियम लवण पाए जाते हैं जो कि भूमि की ऊपरी सतह को सफेद बना देते हैं। रेय युक्त मृदा में भी सोडियम तत्व की प्रचुरता होती है। रेय युक्त मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है? सोडियम तत्व की प्रचुरता होती है। टर्शियरी मृदा में चाय की सर्वोत्तम खेती होती है। किस मिट्टी में चाय की सबसे अच्छी खेती होती है? तो टर्शियरी मृदा में चाय की सबसे अच्छी खेती होती है। और रेय युक्त मिट्टी में सोडियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम पाए जाते हैं। आगे आइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बांगर मिट्टी को उपरहार
उपरहार मिट्टी कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बांगर जो मृदा क्षेत्र होता है उसको उपरहार मिट्टी कहते हैं। उपरहार मृदा के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में वायु अपर्दन की अपेक्षा जलीय अपर्दन सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैसा अपर्दन होता है? तो आपका विकल्प सही होगा जलीय अपर्दन। परत अपर्दन समतल क्षेत्रों में होते हैं। परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। किस अपर्दन को किसान की मौत कहते हैं? परत अपर्दन को किसान की मौत कहते हैं। अवनलिका अपर्दन से प्रभावित चंबल घाटी क्षेत्र सबसे ज्यादा फेमस है। चंबल घाटी या यू और बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। ग्रीष्म ऋतु में वायु अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा वायु अपर्दन किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में। आगरा में सबसे ज्यादा वायु अपर्दन मथुरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वायु अपर्दन कहाँ होगा? मथुरा एवं आगरा में होगा। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपर्दन वाली क्षेत्रों की बात करेगा तो कहाँ पर होगा? मथुरा और आगरा में होगा। सर्वाधिक अपर्दन कहाँ होगा? मथुरा और आगरा में होगा। अवनलिका अपर्दन प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा है? इटावा है। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? इटावा है भैया। आगे हम बात करते हैं कृषि की। अच्छा, अब इसमें देखो कुछ शोध संस्थान है भाई। जैविक खेती अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। कृषि पारिस्थितिकी केंद्र कितने हैं? 20। होश में आकर के देख लेना, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20। कुल जलवायु क्षेत्र 9 है। मृदा समूह 8 हैं। तीनों प्रश्न याद कर लेना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि भूभाग क्षेत्र किस फसल का है? तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल वाला भूभाग क्षेत्र है? आपका गेहूं वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा फसल का क्षेत्र है? गेहूं के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में चने की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चना का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण फसल एवं नगदी फसल, सिंचित फसल, व्यापारिक फसल में गन्ना आएगा आपका। मेरठ जिले का गन्ना सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रमुख जूट कारखानों की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर में और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी में होता है। एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है गाजीपुर में पड़ेगी। एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में है। आम की प्रजातियों की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 आम की किस्में हैं, दशहरी, चौसा और लंगड़ा। इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। नवाब ब्रांड किसे कहा गया? दशहरी, चौसा और लंगड़ा प्रजाति को नवाब ब्रांड कहा गया। उत्तर प्रदेश में अमरूद की हम बात करते हैं तो सफेदा नाम की एक प्रजाति मिलेगी, करेला नाम की मिलेगी, ललित सुरखा मिलेगा। ये सफेदा, करेला, ललित सुरखा किसकी प्रजातियां हैं? अमरूद की प्रजातियां हैं। केले की प्रमुख प्रजातियों में आप बात करते हैं तो मालभोग, क्या है? मालभोग है। केला की प्रजाति है मालभोग, केले की प्रजाति है। चीनी केले की प्रजाति है। चंपा केले की प्रजाति है। अल्फान, दूध सागर, ये सारी केले की प्रजाति हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दे लेना। आलू की निर्यात बिक्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ताज ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। एक ताज ब्रांड है, एक नवाब ब्रांड है। नवाब ब्रांड किसका है? आम का। और ताज ब्रांड जो है आलू का है। प्रदेश में पान की खेती कहाँ होती है? महोबा में। पान की खेती कहाँ होगी भैया? महोबा में होगी। कन्नौज का जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? पुष्प और इत्र के लिए फेमस है। मेंथा के रस से क्या तैयार किया जाता है? पिपरमेंट। मेंथा के रस से क्या तैयार होगा? पिपरमेंट तैयार होगा। किसान मित्र योजना कब आई? 18 जून 2001 को। किसान भाई योजना 1992 में आई। वृद्धा पेंशन वाली योजना 2003 में आई। किसान दुर्घटना बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो 2004 में आई। KCC किसान क्रेडिट कार्ड 98-99 में आई। उत्तर प्रदेश की तराई बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश तराई बीज विकास निगम कहाँ है? पंतनगर में है। 1969 में स्थापित किया गया। आगे आइए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी 1953 वाली 54 में लागू की गई। यह प्रदेश के सबसे पहले जो है कैराना तहसील मुजफ्फरनगर और मुसाफिर खाना तहसील जो है
आपके अमेठी में लागू की गई। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे पड़ेगा? लखनऊ में पड़ेगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पड़ेगा आपका भैया? लखनऊ में पड़ेगा। आगे आइए। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे पड़ेगा आपका? हरदोई में पड़ेगा। हरदोई में पड़ेगा। राजा भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में। उत्तर प्रदेश परिषद अनुसंधान परिषद नवासी में बना। सहकारी कटरा दुग्ध समिति 1917 में। भारतीय चारा एवं पशु अनुसंधान संस्थान चारा झांसी में है। चारा वाला कहाँ पे है? झांसी में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान चारा कहाँ पे है भैया? झांसी में। चारा झांसी में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये 3 परियोजनाएं इसकी लागू की गई थी। एक 1973 में, फिर एक 82 से 87 तक चली, एक 87 से 97 तक। फिर हम बात करते हैं गोकुल पुरस्कार से पूछा जाता है। गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे है? जो गोकुल पुरस्कार है उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। कामधेनु योजना भी दुग्ध उत्पादन से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है उसमें पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौशाला के अनुसंधान संस्थान मथुरा से संबंधित है। ये तो पशु दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये मथुरा में है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हम लोग एक प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे ले आएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। और इसके अलावा यूपी स्पेशल में जो कला एवं संस्कृति वाला पार्ट होता है, जैसे प्रमुख मेले वगैरह हो गए, प्रमुख नृत्य वगैरह हो गए, इसको भी अभी हम लोग 1-2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देव अकेडमी परिवार को आप सभी बढ़ाने में हम लोगों की मदद करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।